हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्पेसिफाइड इनकम अंडर सेक्शन 56(2). जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने 5 पॉइंट लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। 6 पॉइंट 7 पॉइंट नेक्स्ट मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रिसीट्स ऑफ शेयर विदाउट कंसिडरेशन बाय ए फर्म और ए क्लोजली हेल्ड कंपनी। कौन शेयर रिसीव कर रहा है? रिसीप्ट ऑफ शेयर विदाउट कंसिडरेशन, कोई फ्री में, जैसे ना विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, फ्री में कोई रिसीव कर रहा है। कौन शेयर रिसीव कर रहा है? इस केस में फर्म कर रही है। फर्म आपको पता है क्या होती है? क्या होती है फर्म? जब पार्टनर्स मिलके जो पार्टनर्स मिलके जो भी इंस्टीट्यूशन चलाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। और दूसरा टॉपिक क्या है? क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या होती है? जैसे आपके ओपन हेल्ड कंपनी होती है, एक क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है। क्लोजली हेल्ड कंपनी वो होती है जिसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर क्या होते हैं? कम होते हैं। और इन्होंने मैक्सिमम, ये ऐसी कंपनी होती है जिसमें जो शेयर होते हैं वो ओपन द काउंटर बिकते हैं। ठीक है, तो आपने इसके डिटेल में इंटरनेट पर देख लेना क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या होती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया ऐसी कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी और कौन सी फर्म है वो क्या रिसीव कर रही है? शेयर कर रही है, लेकिन उसके बदले उन्होंने कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया है, फ्री में फर्म और क्लोजली हेल्ड कंपनी रिसीव कर रही है, शेयर कर रही है। तो उस केस में टैक्स की ट्रीटमेंट कैसे होगी? क्योंकि अभी कौन है? फर्म क्या है? असेसी है। क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या है? असेसी है। क्या इनको इस पर टैक्स देना है, नहीं देना है इस हेड के अंदर, ये हम डिस्कस करेंगे। ये कौन सा सेक्शन कह रहा है? सेक्शन 56(2) सबसेक्शन 7A। सब सेक्शन 56(2)(7A। ठीक है, आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है ये आया है 1 जून 2010 से। ठीक है, तो इसका इफेक्ट, जो इस टाइप का टॉपिक वॉज इंसर्टेड विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2010। ठीक है, तो इसका इफेक्ट कब से आया है? 1 जून 2010 से आया है। ठीक है, तो ना आपको पता चल गया। और इफ़ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच शेयर इज लेस देन 50,000, जैसा कि आप सभी को पता है कि यदि फर्म और क्लोजली हेल्ड कंपनी ने शेयर रिसीव किए हैं और उनकी जो एग्रीगेट वैल्यू है वो 50,000 से कम है, आपको बहुत सारे टॉपिक पहले भी कर चाहिए, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नथिंग इज टैक्सेबल। ठीक है, तो यदि फर्म और क्लोजली हेल्ड कंपनी ने 50,000 रुपये तक के शेयर लिए हैं और उस पर कोई भी उनको टैक्स नहीं देना है। इफ़ द एग्रीड वैल्यू ऑफ सच शेयर इज मोर देन 50,000, यदि ये वैल्यू कितनी है? 50,000 से ज़्यादा है, तब उसको टैक्स देना है। कितना देना है? द एग्रीड फेयर मार्केट वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज इनकम। तब उसकी वो क्या मान, यदि 50,000 से ज़्यादा के शेयर मिल गए हैं, किसको मिल गए हैं? फर्म और क्लोजली हेल्ड कंपनी को यदि 50,000 से ज़्यादा शेयर मिल गए हैं विदाउट कंसिडरेशन, तो वो उसकी क्या मानी जाएगी? इनकम मानी जाएगी। तो इस हेड के अंदर, इस हेड मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर उसको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्या है? एक टाइप से टैक्सेबल है। ठीक है, तो आप सभी को पता चल गया। ठीक है, और शेयर रिसीव्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, यदि द बेनिफिट इज ऑफ लेस देन 50,000। तीसरा कंसेप्ट है, जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया था, यदि किसी ने, जैसे फर्म और क्लोजली हेल्ड कंपनी ने जो शेयर रिसीव किए हैं वो कम रेट पर किए हैं। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेशन तो दिया है, 5 लाख की चीज़ 50,000 में खरीद ली, जैसे मैंने पहले भी ऐसी एग्जांपल ली थी। तो यदि उसने कम रेट पर लिया है, तब ये देखना है मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू। उस समय शेयर की मार्केट वैल्यू क्या थी? जैसे मैंने बोला शेयर की मार्केट वैल्यू 5 लाख थी, दिए कितने उसने? 50,000 दिए हैं, तो डिफरेंस कितना आ गया? 4.5। मतलब 4.5 लाख का उसको क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। तो बेनिफिट देखना है, यदि बेनिफिट क्या है? 50,000 से कम है, बाई चांस मार्केट में कीमत कितनी है? 4,60,000 है। ठीक है, नहीं, वो उस मार्केट में कीमत कितनी है? 5 लाख है, और उसने पेमेंट कितनी की है? 4,60,000 की है। ठीक है, तो उसको बेनिफिट कितने का हुआ? 40,000 का बेनिफिट हुआ ना, क्योंकि उसने 40,000 कम दिए। तो 40,000 जो है वो 50,000 से कम है। ठीक है, तो ये तब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। देखना है कि जो बेनिफिट हुआ है, यदि 50,000 से कम है तो उसको टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, थर्ड टॉपिक आप समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शेयर रिसीव फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है, उसने फर्म और क्लोजली हेल्ड कंपनी ने शेयर लिए हैं और उसके लिए उन्होंने कम कंसिडरेशन दिया है, तो बेनिफिट देखना है मार्केट वैल्यू और उसने कितना दिया है। यदि डिफरेंस जो आ रहा है, ठीक है, हो सकता है कि 5 लाख के शेयर है, 50,000 दे दिया उसने, 4.5 लाख का उसको क्या मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है। 4.5 लाख का अपने कंपेयर किसने करना है? 50,000 से। 50,000 से ज़्यादा अमाउंट है, तो इसका मतलब उस पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज इनकम। द डिफरेंस बिटवीन
किसके बीच में डिफरेंस देखना है, मार्केट वैल्यू और जो आपने दिया है ना, उसका डिफरेंस देख के, और जितनी भी इनकम आती है वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आप समझ गए। तो ये था हमारा 6 पॉइंट, रिसीप्ट्स ऑफ शेयर विदाउट कंसिडरेशन बाय फर्म और एक क्लोजली हेल्ड कंपनी, सेक्शन 56(2)(7)(a) के अंदर था। तो आप, मुझे लगता है कि, और ये कब से ये वाला टॉपिक आया है, 1 जून 2010 के बाद आया है, जिसमें फर्म और क्लोजली हेल्ड कंपनी शेयर रिसीव करती है विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, तो मुझे लगता है आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। ठीक है, 7th पॉइंट है हमारा, रिसीप्ट्स ऑफ शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, रिसीप्ट्स ऑफ प्रीमियम, शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, सेक्शन 56(2)(7)(b). पिछला क्या था, 7A था ना, ये 7B है, बाकी साथ साथ में चल रहे हैं। और इसका विद इफेक्ट फ्रॉम, ये वाला टॉपिक कब आया है, विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2013 और 14 से स्टार्ट हुआ है ये वाला टॉपिक, रिसीप्ट्स ऑफ शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, और ये विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2013 और 14 से आया है। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट इफ क्लोजली हेल्ड कंपनी, ठीक है, ये किसके लिए है, रिगार्डिंग शेयर प्रीमियम रिसीव्ड बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी। ये टॉपिक ही किससे है, पिछला टॉपिक में भी क्लोजली हेल्ड कंपनी थी ना, तो इसमें भी है कि ये कौन, रिगार्डिंग शेयर प्रीमियम, कौन ये शेयर प्रीमियम रिसीव कर रही है। जैसे क्लोजली हेल्ड कंपनी ने अपने शेयर इशू किए हैं, और शेयर किस पर किए हैं, प्रीमियम पर इशू किए हैं। और ठीक है, समझ गए, क्लोजली हेल्ड कंपनी ने अपने शेयर इशू किए हैं और किस पर किए हैं, प्रीमियम पर किए हैं। ठीक है, और यदि प्रीमियम इज मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, देखो पहले प्रीमियम पर इशू कर दिया है, उसने देखा मार्केट में उसके शेयर की कीमत कितनी थी, इस क्लोजली हेल्ड कंपनी के मार्केट में शेयर की कीमत कितनी थी, समझो 2000 थी। ठीक है, और उसने नए शेयर इशू कर दिए, उसने देखा मेरे पुराने शेयर की मार्केट में वैल्यू कितनी है, 2000 है, उसने नए शेयर और इशू कर दिए 3000 के, तो मतलब 1000 प्रीमियम पर इशू कर दिए, तो 1000 क्या आ गया, ट्रीटेड एज इनकम। किसकी इनकम होगी, क्लोजली हेल्ड कंपनी की इनकम होगी, और उसको टैक्स लगेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, मतलब कि मैं सिर्फ ये टॉपिक किसके रिलेटेड है, क्लोजली हेल्ड कंपनी से रिलेटेड है, कि क्लोजली हेल्ड कंपनी जब अपने शेयर प्रीमियम पर इशू करती है, यदि उसने प्रीमियम जो पब्लिक को इशू किया है, ऐसा नहीं पहले भी कंपनी के शेयर होल्डर है, फिर से है ना, बार बार कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, तो फिर से वो इशू करती रहती है, वो पहले पुराने शेयर देखेंगे, पुराने शेयर की मार्केट में कीमत कितनी है, 2000 है, और उसने अब नए शेयर मार्केट में इशू करने जा रही है प्रीमियम पर, 3000 पर कर दिए, तो 1000 ज़्यादा कर लिए मार्केट के कंपेयर में, तो 1000 क्या माना जाएगा, उसकी इनकम मानी जाएगी, तो वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, जो ये टॉपिक है, ठीक है, हाउएवर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट प्रोवाइड फर्दर दैट द अबव मेंशन प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल। ये जो है ना, मैं ये सिर्फ टॉपिक इससे रिलेटेड मैं बोल रही हूँ, क्लोजली हेल्ड कंपनी के से, लेकिन जो मैं अभी आपके सामने 2 टॉपिक और बोलूँगी, ये प्रोविज़न उन पर लागू नहीं होता। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम वाला प्रोविज़न इन कंपनियों पर लागू नहीं होती। कौन सी कंपनी है, वेयर कंसिडरेशन फॉर इशू ऑफ शेयर से जो भी अमाउंट मिलता है इज रिसीव्ड बाय, कौन सी कंपनी रिसीव कर रही है, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग फ्रॉम ए वेंचर कैपिटल कंपनी और वेंचर कैपिटल फंड। ठीक है, यदि ये कंपनियां रिसीव कर रही हैं तो, ठीक समझ गए आप, रिसीव्ड बाय, ये शेयर प्रीमियम रिसीव कर रही है, शेयर से एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव कर रही है, इन कंपनियों को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं दिखाना है, इनका टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरी है, इफ़ द कंसिडरेशन फॉर इशू ऑफ शेयर इज रिसीव्ड बाय ए कंपनी फ्रॉम ए क्लास और पर्सन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनके लिए, ऐसी कंपनी जिसके लिए नोटिफिकेशन किसने निकाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली है, तो ऐसी कंपनियों को भी इस पर शेयर प्रीमियम को की इनकम पर जो प्रीमियम एक्स्ट्रा मिला है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं दिखाना है और उस पर टैक्स नहीं देना है। तो ठीक है, तो आपको पता चल गया ये कौन सी कंपनी अंडर सेक्शन 56(2)(7)(b क्लोजली हेल्ड कंपनी यदि मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पर अपने शेयर इशू करती है तो एक्स्ट्रा अमाउंट को उसकी इनकम माना जाएगा और उस पर उसने क्या देना है, टैक्स देना है। लेकिन ये वेंचर कैपिटल कंपनी पर लागू नहीं होता और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो नोटिफाइड कंपनी होती है उस पर भी ये टॉपिक लागू नहीं होता है। तो ठीक है, आपने ये 2 टॉपिक सीख लिए, 6 तो 7 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। थैंक यू वेरी मच।